नमस्कार बच्चों, मैं अश्वनी पांडे। आज आप लोगों के लिए पहले चैप्टर का फाइनल पार्ट लेके आया हूँ। आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो कुछ बच्चों ने कंप्लेन किया था कि सर हमें बैलेंसिंग करना, समीकरण को संतुलित करना, वो हमें नहीं आया है, तो वो भी मैंने लास्ट में एक एग्जाम्पल के द्वारा 2 एग्जाम्पल दिए हैं, उसके भी आई थिंक इस बार आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। हमने 3 प्रकार देखे थे, 2 प्रकार देखे थे अभी तक रासायनिक अभिक्रिया के। जैसे हमने संयोजन अभिक्रिया देखा था, वियोजन अभिक्रिया देखा था। अब जो हम तीसरा प्रकार देखने जा रहे हैं वो कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया, सबसे पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित कर देना मतलब क्या होता है कि उनका प्लेस ले लेते हैं। ठीक है, विस्थापित करने का मतलब क्या होता है कि उनका प्लेस ले लेते हैं। ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे Fe है, Fe मतलब लोहा, आयरन होता है। CuSO4 कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे जो आयरन है वो अधिक क्रियाशील है। किससे अधिक क्रियाशील है? कॉपर से है। तो जाहिर सी बात है, कॉपर को वो क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। मतलब Fe जो है वो Cu की जगह आ जाएगा और Cu कहाँ चला जाएगा? Fe की जगह आ जाएगा। जैसे उत्पाद जब हमारा बनता है तो देखिए यहाँ पे CuSO4 था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? FeSO4 हो गया। ठीक है, और कॉपर मुक्त हो गया। मतलब ये हमारा क्या हुआ कि कॉपर को आयरन ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। यही हमारा क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, एक कोई भी क्रियाशील तत्व दूसरे क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है। चलिए दूसरा देखते हैं। चौथा जो भी हमारा प्रकार है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में एक ही तत्व रिप्लेस होता है, लेकिन द्विविस्थापन में 2 तत्व रिप्लेस होते हैं। जैसे मान लो कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यहाँ पे आयन, ये मोस्ट IMP कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद रखिए कि आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे देख लीजिए, Na2SO4, उसके बाद क्या है यहाँ पे? BaCl2। अब यहाँ पे जो Na2 है और Ba है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? रिप्लेस होंगे। मतलब Na Ba की जगह पे चला जाएगा और Ba Na की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स, जैसे हमारे पास 2 चीजें हैं, A और B है, तो B A का प्लेस ले लेगा और A किसका प्लेस ले लेगा? B का प्लेस ले लेगा। ठीक है, तो यही है कॉन्सेप्ट। देख लीजिए, यहाँ पे SO4 मतलब सल्फेट के साथ क्या था? सोडियम था। यहाँ पे क्या आ गया? बेरियम आ गया। सल्फेट के साथ क्या आ गया? बेरियम आ गया। और यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या था? बेरियम था। तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या आ गया? सोडियम आ गया। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। इसी को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट जो है हमारा, वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है हमारा? बेरियम सल्फेट के सफेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है, और इसे अविलेय अवक्षेप मतलब क्या हुआ कि यह पानी में घुलता नहीं है। याद रखिएगा, जब भी हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तो वहां पे एक अवक्षेप का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5वां पार्ट, उपचयन और अपचयन। उपचयन की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। जब किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, हार्श मतलब कमी, हार्श ही लिखना है आपको, बट याद रखिए हार्श मतलब क्या होती है? कमी। किसी भी अभिक्रिया में या तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन में कमी हो, ये दोनों में से कोई भी एक प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन में वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन में कमी होती है, तो उसे हम क्या, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2, तो यहाँ पे कार्बन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। पहले कार्बन अकेले था, अब उसमें 2 ऑक्सीजन जुड़ गए हैं, इसलिए वो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अपचयन अभिक्रिया क्या है। सेम, कोई भी चेंज नहीं है, वही चीज पदार्थ में। उसमें क्या होता था? ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी, यहाँ किसकी वृद्धि होगी? हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। उसमें हाइड्रोजन में कमी होती थी, इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन में कमी होगी। तो जब भी पदार्थ में हाइड्रोजन में वृद्धि हो या फिर ऑक्सीजन में कमी हो, तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक ही एग्जांपल मैंने दोनों चीजें कवर की हैं। जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है, जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ होती है तो देखो कॉपर ऑक्साइड से सिर्फ कॉपर बचा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हुई, इसलिए ये क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया हो गया। और ये देखिए, हाइड्रोजन अकेले था, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? उपचयन अभिक्रिया हो गई। तो जिस अभिक्रिया में दोनों चीजें देखने को मिले, उपचयन भी और अपचयन भी, तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये जो उपचयन और अपचयन है, उसकी वजह से कुछ हमें
वातावरण में कुछ कमियां देखने को मिलती हैं या फिर कुछ इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता मतलब नमी, वायु, पानी या अम्ल के संपर्क में आता है तो धातु संक्षारित हो जाता है। संक्षारित जैसे लोहे पे जंग लगना देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, वो पानी और हवा के का संपर्क में आके होता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, संक्षारण है। तो 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं संक्षारण के, वो देख लीजिए। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना और तांबे पर हरी परत चढ़ना। नेक्स्ट देख लीजिए, विकृति गंधिता। नेक्स्ट क्या है, विकृति गंधिता। अब देखिए, वसा युक्त तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ये सिंपल आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे आप खाने को 2 या 3 दिन रख देते हैं, 2 या 3 दिन रख देते हैं तो खाने के स्वाद चेंज हो जाता है और उसमें से बदबू आने लगती है या फिर स्मेल आने लगती है। तो ये जो भी परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ सुचार, इसे बचाने के लिए क्या करते हैं हम, वेफर्स देखिए कई दिनों तक रखे रहते हैं, जो वेफर्स के पैकेट आते हैं, बट उसमें से स्मेल नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि उसे ऑक्सीजन से दूर रखा जाता है और ऑक्सीजन से दूर रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में कई बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आप लोगों ने एग्जाम्पल बोला था, तो वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 मिनट लिख लेने जी मुझे। CH4 प्लस Cl2, ठीक है, पूरा मैं सॉल्यूशन करके आपको बता देता हूँ। CaCl4 HCl, CCl4 HCl। चलो, इसको हम बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस करके देख लेते हैं कैसे होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या था कि हम इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। सबको क्या करना है, ब्रैकेट में ले लेना है। ठीक है, ये रफ वर्क है मेरा, फिर बाद में करूँगा मैं। सबको मैंने ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है, देख लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभिकारक हो, यहाँ पे मेरे तत्व हो गए, यहाँ पे अभिकारक हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, चलिए, तत्व कौन कौन से हैं, कार्बन का यूज हुआ है, हाइड्रोजन का यूज हुआ है और क्लोरीन का यूज हुआ है। कार्बन अभिकारक में कितना है, देखिए 1 ही कार्बन है तो 1 लिख दीजिए। हाइड्रोजन कितना है, 4 है तो 4 लिख दीजिए। क्लोरीन कितना है, 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब उत्पाद में आते हैं, उत्पाद में कार्बन कितना है, 1 है, 1 ही रहने दीजिए। क्लोरीन कितना है, देखिए 4 और 1 ये रहा, कितने हो गए, 5। क्लोरीन कितने हो गए, 5। और हाइड्रोजन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 1। अब मुझे इनको इक्वल करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन को इक्वल करता हूँ। हाइड्रोजन को इक्वल करूंगा तो मैं यहाँ क्या रखूंगा, 4 रखूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन यहाँ 1 है इस साइड, लेकिन 4 है। तो अब मुझे इक्वल करना है तो मैं जोड़ घटाव तो कर नहीं सकता, मुझे गुणा ही करना है। तो मैं किससे गुणा करूंगा, 4 से गुणा करूंगा, ताकि 4 एक कम 4 हो जाए, हाइड्रोजन कितना हो जाए, 4 हो जाए। अगर हाइड्रोजन 4 एक कम 4 होगा तो ये दोनों कॉमन है, तो दोनों के साथ गुणा होगा, इसका दोनों के साथ गुणा होगा। तो हाइड्रोजन जब 4 होगा तो क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब ये 4 ये 4 मतलब टोटल कितने हो गए, 8 हो गए टोटल। क्लोरीन कितने हो गए, 8। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2, तो मैं यहाँ पे 4 रख दूंगा, तो 4 दूनी क्या हो गया, 8। अब मेरा क्या हो गया, ये पूरा बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है, यही क्लियर कर लीजिए। अब मुझे लगता है इस बार समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं अगली बार वापस से ट्राई करूंगा। ठीक है।